नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। यूपी न्यूज़ 21 में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और हमारे साथ इस समय फ्रेम में दिख रहे हैं वकील साहब, जो कि इनका परिचय है राजपाल यादव, जो कि हाई कोर्ट के ये वकील हैं, पेशे से वकील हैं। और आइए इनसे हम जानते हैं जो लोकसभा के चुनाव होने वाली है और तमाम विपक्ष पक्ष पे आरोप लगाया जा रहा है। वही देखा जाए कि विपक्ष को बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र संविधान बचाना है तो हमें वोट करिए, इंडिया अलायंस को वोट करिए। ये इस मुद्दे पे वकील साहब से जानते हैं कि इनका क्या विचार है और इस मुद्दे का ये कैसे देखते हैं। सर, आपका यूपी न्यूज़ 20 में स्वागत है। थैंक यू सर, ये जो विपक्ष इंडिया अलायंस की जो गठबंधन हुई है, ये बार बार दावा कर रही है या उसका ये कहना है कि इंडिया अलायंस को जिताइए तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान बचेगा, तो कैसे इसको देखते हैं? क्या लग रहा है आपका जो लोकतंत्र है, संविधान है, क्या लग रहा है आपको खतरे में है क्या? लोगों का कहना है कि संविधान खतरे में है। हाँ। इसका मतलब यही है कि जैसे जो सरकार होती है, जो चल रही है गवर्नमेंट वर्तमान में, वो अपना काम सही से कर रही है कि नहीं। सरकार के जो काम है, जैसे सरकार का काम होता है कि जो मतलब गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो उसको बराबर करना है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुत बड़ा आदमी बनता जा रहा है और कोई आदमी गरीब है तो वो गरीब ही रह जा रहा है। तो इसके बीच की जो खाई है वो उसको भरने का काम करती है सरकार। तो जो ये सब है ये कर रही है कि नहीं, इसके लिए सरकार क्या करती है, हम लोगों से टैक्स वसूलती है, हर व्यक्ति से टैक्स वसूलती है। और टैक्स का रेट भी जानते हैं, अच्छा खासा रेट है, 18% है, 30%, 35% सब मिला के GST है, इनकम टैक्स है, सब मिला के कितना पैसा वसूलती है। तो इन पैसों से ही ये अमीर और गरीब की जो खाई है ये बराबर की जाती है। अच्छा, ये जो विपक्ष बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है बीजेपी सरकार में, इसको आप कैसे देखते हैं? इसको देखते हैं ऐसे कि जैसे जो सरकार का काम है, अगर अपना काम सरकार संवैधानिक तरीके से नहीं कर रही है, उसमें अगर झोल झाल है, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सरकार अपना काम सही तरीके से नहीं करे, संवैधानिक तरीके से नहीं कर रही है। संविधान का जो नियम है जिस हिसाब से करना चाहिए वो नहीं कर रही है। जैसे अभी हाल ही में जो मुद्दा उठा था कि इलेक्शन कमीशन में जो आयुक्त होते हैं उसमें 3 आयुक्त होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 और कमिश्नर होते हैं। तो उनकी जो नियुक्ति हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसका जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और उसके अलावा जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसमें प्रधानमंत्री होंगे और एक विपक्ष के सदस्य होंगे। 3 लोग मिलके ही इसका चुनाव करेंगे। तो इसमें अभी तुरंत ही जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके तुरंत बाद ही मोदी सरकार ने इसको तुरंत ही पलट दिया और एक उसके खिलाफ अध्यादेश लाके उसको दूसरा कानून पारित कर दिए कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, वही देखा तो जाए, ये गलत है। अच्छा, वही देखा जाए वकील साहब, तो आज 20 तारीख है, 20 मई है और 5वां फेज का चुनाव हो रहा है और 144 कैंडिडेट हैं, 14 सीटों पे आज चुनाव हो रही है। अच्छा, इसमें विशेष मुद्दा क्या होना चाहिए? लोगों जो वोट करने जा रहे हैं उनका मुद्दा क्या होना चाहिए? किस मुद्दे पे वोट लोगों को करना चाहिए? जैसे कि इस समय देखा जा रहा है कि राम मंदिर एक लेके चल रहे हैं लोग, रोजगार को लेकर चल रहे हैं या शिक्षा को लेकर, इसमें कौन सा विशेष मुद्दा होना चाहिए जिससे कि लोग जाके अपना वोट दें? इसमें देखिए, जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं, सबसे पहले ज़रूरत आदमी को होता है रोटी, कपड़ा, मकान। हाँ। अगर ये आपको मिल रहा है तो उसके बाद ही आदमी फिर और कुछ सोचता है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ये सब जो है सबसे बेसिक मुद्दे हैं। ये सरकार दे रही है कि नहीं? तो ये तो हमारे ख्याल से लग रहा है कि नहीं मिल रहा। क्योंकि देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, जहाँ तक सवाल है, आजकल कितना महंगा होता जा रहा है कि इसको ही जुटाने में ही आदमी परेशान है और नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए जैसे रोटी हो गया, अभी 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं। इतना 5 किलो राशन से क्या होता है बताइए? पूरा महीने का किसी के घर का 5 किलो राशन से सारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें है कि 5 किलो जो राशन मिलता है वो पर व्यक्ति को मिलता है। तो एक परिवार में 5-6 सदस्य हैं तो 25-30 के जीवा आराम से वो लोग अपना खा पी सकते हैं। वो तो ठीक बात है, ये ठीक है, मिलना जरूरी है। ये तब का कानून बना हुआ है कि लोगों को मिलना चाहिए। इंदिरा गांधी के ज़माने में जब भूखमरी थी और उन्होंने ऐसा मतलब सिस्टम लाया कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, उसके हिसाब से ही ये
कानून बनाया गया था कि कोई भी भूखा ना रहे और सबको मिले, और तब से मिलता आ रहा है आज तक। तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत पहले से मिल रही थी और मिलना चाहिए। लेकिन वकील साहब एक सवाल भी बहुत बड़ी उठती है कि हमारे देश की आज़ादी का 75-76 साल हो गया, लेकिन अभी भी 80 करोड़ लोग सरकार पर निर्भर हैं। सरकार राशन दे रही है तो लोग खा रहे हैं। तो क्या सरकार शिक्षा नहीं दी, क्या हॉस्पिटल नहीं दे पाई, क्या वो सुख सुविधा नहीं दे पाई कि आज भी लोग बेरोजगार हैं और सरकार पर निर्भर हैं? ये हमारे देश की कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि नहीं? ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, गर्व की बात तो है नहीं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो सरकार ऐसा, गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल नहीं लाया, ऐसा लोगों का कुछ सोचा नहीं उनके लिए कि सकारात्मक कि आज भी सरकार पे लोग निर्भर हैं और राशन पे निर्भर हैं। राशन आज भी 80 करोड़ लोगों को मिले, 80 करोड़ लोगों को राशन ना मिले तो आज भी उनके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, ये वाकई में बहुत ही मतलब ये खराब बात है कि हमारे देश में अभी भी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जो निर्भर हो रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। सरकार इसको लेके 80 करोड़ लोग को जो राशन दे रही है, सरकार इसको लेके बहुत गर्व महसूस करती है, कहती है शान से, हर बड़े बड़े मंचों पे कहती है कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन 5 केजी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि बहुत गर्व की बात है। लेकिन आप इसको बताइए कि क्या ये गर्व की बातें हैं या कैसा है? ये कोई भी गर्व की बात नहीं है। 80 करोड़ पहले थे, अभी भी चल ही रहे हैं, तो इसमें गर्व की बात क्या है? सरकार उनके लिए क्या कर रही है? अगर कुछ करती तो ये कम होता, आंकड़ा कम होता तो आप होता ना कि सरकार कुछ कर रही है। सरकार नहीं कर रही है, ये बना हुआ है, इतने लोगों का बढ़ते ही जा रहे हैं ये। तो ये कोई गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। अच्छा, राम मंदिर बना यहीं पे अपने बगल में, अयोध्या में राम मंदिर बना, और कहीं ना कहीं बहुत लोग के अंदर एक उत्साह, प्रसन्नता देखने को मिला, काफ़ी एक बड़ी संख्या में, क्योंकि आस्था है बहुत लोग की जुड़ी हुई है उससे, राम जी को लेके। लेकिन मंदिर बना, मंदिर क्या मुद्दा हो सकता है ये 2024 के चुनाव में? चुनाव को देखिए कभी भी मंदिर के मुद्दे से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मंदिर अपना एक अलग होता है, उसका कोई भी चुनाव से लेकर नहीं देखना चाहिए। सरकार का मंदिर से भी कोई भी वास्ता इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए कि मंदिर के हिसाब से ही सरकार चलेगी। एकदम मंदिर बना दिया तो बस सारा काम हो गया। मंदिर से ही सारा काम थोड़ी ना होता है। जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो लोगों की जब तक नहीं पूरा होगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आप वकील हैं और पेशा से वकालत करते हैं, और वो भी हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, तो एक चीज़ अभी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था, इंटरनेशनल खबर चला श्याम रंगीला को लेकर, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, मोदी जी का मिमिक्री करते हैं, और उन्होंने बनारस से आए नामांकन करने की हम विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे। बल्कि लोकतंत्र में ये है संवैधानिक तौर पर कि जिसको जो चाहे वो अपना चुनाव लड़ सकता है, वो हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान के संदर्भ तौर पे। क्यों जो उसका फी लगता है 2500 रुपया, 10 लोग जो गवाही में जो साथ में जाते हैं वो सब उनके पास रहते हुए भी उनका डॉक्यूमेंट ना लिया जाता है, उनका नामांकन नहीं किया जाता है। 4 दिन 5 दिन परेशान करने के बाद उनकी दस्तावेज जो है वहाँ के अधिकारी ले लेते हैं, उसके बाद से कहते हैं कि आपका नामांकन हो गया। फिर उसके 24 घंटा के अंदर ही फिर से ऐसा होता है कि उनका नामांकन खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद से श्याम रंगीला का बयान आता है, वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये वाकई में इसको कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि कोई भी आदमी चुनाव लड़ने के लिए अगर एलिजिबल है और उसका नामांकन नहीं कर रहे हैं तो यही तानाशाही है और यही है लोकतंत्र की हत्या है। ये कहना है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल हो रही है, यही तो है। इसी को तो आदमी को समझना चाहिए कि कोई आदमी चुनाव लड़ना चाह रहा है और वो एलिजिबल है, समय से पहुंचा है, तो उसको नामांकन करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इसको देखना चाहिए कि क्यों नहीं हो रहा है नामांकन। वही देखा, जब बनारस में नामांकन करने मोदी जी पहुंचे तो पूरा एक प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने पहुंचा। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के माननीय हैं, तो एक प्रोटोकॉल मिला, ठीक बात है। वहाँ पर अजय राय गए, अजय राय को प्रोटोकॉल मिला, लेकिन और जो अदर प्रत्याशी जो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, नामांकन करना चाहते हैं, उनको पुलिस धक्का देती है, वहाँ से भगाती है, उनका दस्तावेज ले लेती है, कहती है कि आपका नामांकन हो गया, फिर खारिज कर देती है। तो कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों के साथ एक खिलवाड़ किया जाता है। तो क्या लग रहा है, वो इंसान, ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि उस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, देश में अभी आदर्श चुनाव संहिता लागू है। हाँ। और सरकार अब किसी की नहीं है। अब सरकार किसी की नहीं है, तो जो कोई भी आदमी जा रहा है वहाँ पे, जो भी कोई कैंडिडेट जा रहा है नामांकन करने के लिए, तो सब बराबर है। वहाँ पे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे प्रधानमंत्री लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं, अब वो एक आम आदमी है, तो उनकी भी उतने ही
मतलब पावर है जितना एक आम आदमी की पावर है। तो कोई भी नामांकन कराने जा रहा है तो सबकी पावर बराबर ही है वहाँ पे, सबके जैसा ही ट्रीट करना चाहिए और सबका नामांकन करना चाहिए जो भी एलिजिबल होगा वहाँ जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसको आप देखते हैं कि ये लोकतंत्र का हत्या हुआ है। हाँ, तो इसको कहा जा सकता है। अगर किसी को नहीं मिल रहा है, भागीदारी नहीं उसको मिल रही है, लड़ने नहीं दिया जा रहा है अगर ज़बरदस्ती, तो ये लोकतंत्र की हत्या है, इसको कहा जा सकता है बिल्कुल। अच्छा, वही 2019 के लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ था यूपी के दो लड़के नाम दिया गया था राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को, क्योंकि दोनों युवा हैं, यूपी के लड़के हैं, तो यूपी के 2 लड़के को नाम दिया गया था कि ये चुनाव लड़ेंगे, साथ में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बड़े बड़े दावे और चुनाव के पहले सभी लोग बड़े बड़े जुमला करते हैं, सभी लोग बड़े बड़े बात करते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये हो, लेकिन ऐसा कुछ रंग नहीं दिखा पाए। उनके झोली में हार ही आई। लेकिन 2019 के चुनाव में भी गठबंधन हुआ था। वही यूपी के 2 लड़के 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से गठबंधन किए हैं। और इसको आप कैसे देखते हैं और कितनी मजबूती से इंडिया अलायंस एनडीए का सामना कर रही है? देखिए, इंडिया अलायंस जो बना हुआ है ये 41 राजनीतिक दलों की जो समूह है, बहुदलीय राजनीतिक पार्टियां जो बनी है, ये पूरा अलायंस 41 पार्टियों का है। और सब मिल के 41 पार्टी अगर किसी के साथ मिली हुई हैं और वो चाहती हैं कि हम एक ही विचारधारा रखें, तो ज़रूर इसमें कुछ तो होगी बात जो करना चाह रहे हैं। और इस तरह से बीजेपी में भी तो जा सकते थे, लेकिन ज़रूर वो जानते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तभी तो आ रहे हैं। 41 पार्टियाँ क्यों मिली हुई हैं इसमें? लोकतंत्र बचाने के लिए सब लोग एक साथ आए हैं कि हमें मिल के मजबूती से लड़ना है। अच्छा, जब इंडिया अलायंस की बात की जाए तो जिसके इशारे पे बना था इंडिया अलायंस, गठबंधन जब हुआ था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मुख्य उसमें रूप देखा जाए, मुख्य चेहरा देखा जाए तो नीतीश कुमार थे, जो कि बिहार में वर्तमान में सीएम है, जो 9वां बार सीएम है। और वही अपना रुख मोड़ लेते हैं और बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। ममता बनर्जी काफ़ी उसमें वाद विवाद हुआ, लेकिन वो इंडिया अलायंस में बनी रही। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जो बिहार की राजनीति है, नीतीश कुमार है जो कि इशारे पर अपना इंडिया अलायंस बनाए, फिर वो खुद वहाँ से अपना पलटी मार लिए। देखिए, जिन जिन लोगों पे बीजेपी का अपना जो पावर है, साम दाम दंड भेद का, जैसे सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। जो कामयाब हो जाता है वो इनके खेमे में आ जाता है, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करते रहते हैं, जहाँ काम कर गया ठीक है, नहीं काम किया तो बड़ा मुश्किल से ही होता है कि कोई काम नहीं किया, लगभग ही होता है। तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खेमे में मिला रहे हैं। कोई जानबूझ के नहीं जाना चाह रहा, फिर भी उसको जाना पड़ रहा है, ऐसा भी चल रहा है, क्या करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मुख्य हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, काफ़ी मतदान कम हो रही है। तो ऐसा क्या ये धूप है या कटनी पिटनी है या लोकतंत्र से लोग का मन उदास हो गया है कि चलो वोट हम नहीं देंगे? वो काफ़ी लोग, हमने ग्राउंड रिपोर्ट पे गया था, काफ़ी लोग ये भी कहे कि हम दे रहे हैं इंडिया अलायंस को, हम अपने प्रत्याशी को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वोट चला जा रहा है बीजेपी में। तो वोट जो है, मतदान परसेंटेज ये काफ़ी कम है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पिछले जो 2 दशक के चुनाव हुए हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, लोगों का विश्वास लोकतंत्र से उठ रहा है धीरे धीरे। अब वो ये ऐसा सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, हम वोट देके क्या करेंगे, हम चाह कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। तो लोकतंत्र से जो है विश्वास उठ जा रहा है लोगों का, तो ऐसा देखने को मिल रहा है, सभी लोग कह रहे हैं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस समय हाईकोर्ट के वकील थे राजपाल यादव जी, जो कि अपने हर एक मुद्दे पे अपनी विचार रखे। इनका व्यक्तिगत विचार है, इसमें ये नहीं है कि हम पब्लिकली या किसी जनता का हम विचार रख रहे हैं। इनका जो हर मुद्दे पे हमने हर लगभग जो भी 2024 का लोकसभा चुनाव में जो मुख्य मुद्दा बना हुआ उस पर हर एक मुद्दा पर हमने इनसे चर्चा किया और ये अपना व्यक्तिगत विचार उस पर रखे। वही बात की जाए लोकतंत्र की, जो कि विपक्ष वाला बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हनन हो रही है, हत्या हो रही है। श्याम रंगीला जो कि बनारस में जाते हैं, वहाँ पर अपना नामांकन करने, उनके नामांकन नहीं किया जाता है। बहुत परेशानियों के बाद 4-5वां दिन उनका वो दस्तावेज ले लिया जाता है और काफ़ी श्याम रंगीला देखा जाए तो काफ़ी उनके चेहरे पे
एक खुशियाँ होती है और वहाँ से निकलते हैं तो बयान भी देते हैं कि हमारा नामांकन हो चुका है। लेकिन 24 घंटा के अंदर देखा जाए तो वो फिर से एक उदासपन लेके, आंखों में आंसू लेके रोते हैं और कहते हैं कि ये लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हत्या है, हमारी नामांकन नहीं हुआ, दस्तावेज खारिज कर दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ उसमें हमारे दस्तावेज में कोई नुक्स नहीं था, कोई उसमें नकारात्मक कुछ नहीं था, निगेटिविटी नहीं था, या कुछ ऐसा कुछ होता तो जो अधिकारी हमारे दस्तावेज लिए एक्सेप्ट किए, कहे कि हमारा नामांकन हो, आपका नामांकन हो गया है, तो उनको उसी समय कहना चाहिए कि ये आपके दस्तावेज में कमी है, आपका नामांकन नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। काफ़ी उनके चेहरे पे खुशी दिखती है, लेकिन 24 घंटा के अंदर वही खुशी, वही चेहरे पर आंसू एक देखने को मिलता है। बस एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता है कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ये 2024 का लोकसभा चुनाव वही 2019 का लोकसभा चुनाव देखेगा कि दो यूपी के दो लड़के क्या कमाल दिखा पाए कि नहीं दिखा पाए। लेकिन वो 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी के दो लड़कों की झोली में हार आई थी। फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव में दोनों का गठबंधन हुआ है और देखा जाए कितनी मजबूती से एनडीए का सामना कर पाते हैं, कितनी मजबूती से सामना कर पाते हैं और इनकी झोली में क्या आती है। ये जो नतीजा है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन मोहित कुमार साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।